नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्रसाम् अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम हा आदाहु में शरणम। My dear thinkers, my dear philosophers, researchers, come. It's time now to rethink, to rehabilitate and re-establish ourselves. विचारकों, अन्वेषियों, तत्वगवेषियों, आओ आज तक विचार किए हुए बिंदुओं का पुनर्विचार करते हैं। क्या सोचता था और क्या सोचना चाहिए। इस बहाने हम स्वयं का स्थितिकरण करने की कोशिश करेंगे। स्वयं को भगवान के द्वारा बताए हुए मूल मार्ग पर स्थापित करने का पहला उद्यम दर्ज करेंगे। जरा विचार करो, जिन बाह्य सामग्रियों को, जिन मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स को हम पाल पोस रहे हैं, जिन भोग्य सामग्री को हम लाड़ प्यार कर रहे हैं, दुलार पुचकार कर रहे हैं, हमारे सुख में उसकी अहम भूमिका मानते हैं, रीढ़ की हड्डी मानते हैं। जिन बाह्य विषयों को हम रीढ़ की हड्डी मानते हैं हमारे सुख में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे गले की हड्डी बन जाए। गले की हड्डीज गेटिंग चोक्ड, फाइंडिंग नो वे आउट। आत्मानुशासन नाम का एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है, प्रेरक ग्रंथ है। मेरे प्रारंभिक जीवन में पढ़े हुए इनिशिएटिव ग्रंथ्स में इसका नाम नोटवर्दी है। गुणभद्राचार्य देव की एक कृति है, शानदार पेशकश अध्यात्म और वैराग्य का मनोरम संगम। इसमें एक न्याय की चर्चा की है। यदि किसी ने इस ग्रंथ का अध्ययन करने का अवसर मिला होगा, एक न्याय की चर्चा की है, अजा कृपानीय न्याय, which I have discussed with my moksharthis. What is Aja Kripaniya Nyaya? Aja is a bakra. What is Kripan? Kripan is a हथियार। क्या तात्पर्य है? Once there was a बकरा, उसको पकड़कर ले गया कसाई जंगल में। अब किसके लिए ले गए ये कहने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से उसके पास हथियार नहीं था। भाग्य से बकरे को थोड़ा समय मिल गया सांस लेने को, एंड बकरा उलझुल हरकतें करने लग गया। उन उलझुल हरकतों में कुदेरने लग गए थोड़ी मिट्टी जमीन की।
कुदेरते कुदेरते अचानक ऐसा हुआ, कसाई वही बैठा था, सोच रहा था हथियार की व्यवस्था कैसे होगी, इसके अंतिम घड़ी कब होगी। एंड मानो वो बकरा ये कह रहा था, डोंट वरी, मैं मेरी कब्र में ही खोद रहा हूँ। और खोदते खोदते एक चमचमाती चीज हुई, कसाई ने देख ली, एंड दैट वाज कृपाण। आचार्य देव ये कह रहे हैं, अपने मौत का पैगाम ये बकरा स्वयं लिख रहा है, वह सामग्री स्वयं खड़ी कर रहा है जो उसके पतन का कारण है। इन्फ्लुएंस आचार्य देव ये कह रहे हैं, इन जिन सामग्रियों को खड़ी कर रहा है, ये सब इसके लिए प्राण घातक है, ये अभी जानता नहीं है। इसलिए मैंने कहा था ये रीढ़ की हड्डी कहीं हमारे गले की हड्डी ना बन जाए। नीड्स एंड लग्जरीज को डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेट डिस्क्रिमिनेटिव लाइन को खींचने की कोशिश हमारी चल रही है। वैसे मैं ये कह रहा हूं बार बार आपको कि किसी किसी के लिए लग्जरीज भी नीड्स हो सकती है, किसी किसी के लिए नीड्स भी लग्जरीज हो सकती है। यह तो एक भूमिका के अनुसार की बात की। वस्तु स्वरूप क्या कहता है देखते हैं। वस्तु स्वरूप यह कहता है, लग्जरीज को भोगते भोगते, लग्जरीज समझ में आता है बच्चों, जो हाई सोफेस्टिकेटेड लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है वो भी, दैट इज ऑल्सो नीड। दे थिंक दैट इज अ नीड, जिससे उनका सोसाइटी में प्रोफाइल बढ़ता है। लग्जरीज इज ऑल अबाउट सोसाइटी, इट्स नॉट प्योरली ऑल अबाउट सोसाइटी, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट ऑल्सो बेसिकली। एक जन को एक चीज की आदत हो गई, जैसे आज हमें इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे सामने है एंड कट ऑफ हो जाए, जैसे मैं बात कर रहा था 10 दिन पहले, मैं आपको कह रहा था जस्ट इमेजिन एंड फर्स्ट डेयर टू इमेजिन, क्योंकि इमेजिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप। इन विषयों के बिना मैं जी सकता हूं, एंड इसके लिए भी डेयरिंग चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू स्टेप टुवर्ड्स रिनंसिएशन। इमेजिन करिए 10 दिन का पावर कट हो जाए, व्हाट विल यू अंडरगो, एंड उसके बिना हाय 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 हाय। नाउ अ फ्यू डेज बिफोर माय फ्रेंड किशन मेरे साथ बात कर रहे थे, बात करते करते उन्होंने कहा, मैं बच्चों से बात साझा की है, घर पर एक मेड के रूप में एक कोई लड़की लाई है उन्होंने, एंड पहली बार शहर में आ रही है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे गांव में व्यतीत की है जहां पर उसने लाइट कभी देखी ही नहीं थी। कैन यू इमेजिन? पहली बार लाइट का सामना यहां पर हुआ है उसको शहर में। अब उसे लाइट होना ना होना क्या मायने रखता है, मीन्स वी गॉट यूज्ड टू। इसलिए मैं हमेशा रिमाइंड करता हूं बिल गेट्स का वो मैसेज जो यंगस्टर्स को उन्होंने जारी किया था अ फ्यू इयर्स बिफोर, लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट एज यू सी, यू एक्सपेक्ट, गेट यूज्ड टू इट। गेट यूज्ड टू इट समझ में आता है? बीइंग पेस विद द सो कॉल्ड एडवर्सिटीज। एडवर्सिटी ऐसा एज सच कुछ प्रतिकूलता नाम की चीज एज सच कुछ नहीं है। प्रतिकूलता तो तुमने माना, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं होता, ये तुम मान रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट है। एंड टू कम इन पेस विथ एडवर्सिटीज, जो मैंने पहले सेशन में बात बताई थी आपको, अ टूल वी हैव इन आवर सेल्व्स, एंड दैट टूल इज, बोलिए, मिनिमाइजिंग
ऑफ नीड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। लग्जरीज के निरंतर भोगने में, आने में हम उसे ऐसा फील करते हैं कि यह हमारी नीड है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है जिसे बेसिक नीड कहते हैं, उसे भी लग्जरीज के रूप में देख सकता है जीव। दैट इज द डिफरेंस इन माइंडसेट्स। विरक्ति के कारण वो बेसिक नीड भी लग्जरी दिखती है, तो एक दिन बेसिक नीड भी हट जाती है उसके जीवन से, और गरज और पराधीनता के कारण, अटैचमेंट के कारण वो लग्जरीज भी नीड दिखने लगती है। अटैच और डिटैच होने की यह प्रक्रिया है केवल, और इसी के बल पर एक दिन वो पूर्णतया निवृत्त होता है जीव। उसको ऐसा लगे तो कि यह भी मेरा नेचर नहीं है। मैंने 5 वस्त्रों की मर्यादा की है, 3 वस्त्रों की मर्यादा मैंने की है। 3 वस्त्र व्हाट फॉर? अब पढ़ लीजिएगा लिटरेचर, काफी लिटरेचर है। जो भी महापुरुष अपने लोक में हुए हैं उसको देखना चाहिए। लोक में समझ में आता है, बियॉन्ड आवर स्क्रिप्चर्स, जो हमारे जैन ग्रंथ कहते हैं। सदा सुखदास जी की काफी बातें कहते हैं किस प्रकार संतोष वृत्ति रूल करती है, एंड नो वन कैन डोमिनेट। इसलिए कहा जाता है कंटेंटमेंट इज द रिचेस्ट इनवैल्यूएबल एसेट यू हैव। गेटिंग एंड नीड, डिमांड इज अ पॉवर्टी कहा जाता है। नाउ जो सुबह का सेशन जहां पर छूटा था वहां से मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं थोड़ी सी साइंटिफिक एनालिसिस करके दिखाऊंगा हमारे ग्रंथों में किस प्रकार प्रैक्टिकली आगे बढ़ने की एक ट्रायल एंड एरर मेथड चलता है। ट्रायल एंड एरर मेथड समझ में आ रहा होगा आपको। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है बच्चों, जरा समझ लीजिए। जैसे 10 वस्तुओं का काम मुझे रोज पड़ता है। 10 वस्तुओं में से मैंने एक दिन ये तय कर लिया, 10 वस्तुओं में से मैं 9 में से ही काम निकाल लूंगा। एंड 10 दिन मैंने देखा ना, आई सक्सीडेड, तो फिर मैं झूम गया। अतिशायन हेतु यह कहता है यदि उस वस्तु के बिना हमारा काम चल गया तो और एक वस्तु हटाने से भी हमारा काम चल सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है 10 दिन ट्रायल लेने के बाद, 10 दिन ट्रायल लेने का सोचकर 9 दिन वो सक्सीड हो जाता है, बट 10वें दिन अचानक सम प्रॉब्लम अकर्स, डजंट मैटर, फिर बैकफुट पर आकर फिर वो उसे ऑप्ट कर लेता है। एंड फिर वो ताक में रहता है फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, आई विल ट्राई अगेन फॉर द नेक्स्ट टाइम। वही स्टोरी जो आप जानते हैं रॉबर्ट स्प्रूस की फ्रॉम स्कॉटलैंड, जो निरंतर में कहता रहा हो। कौन सी स्टोरी है बच्चों ये? स्टोरी ऑफ अ स्पाइडर। failures, 7 failures which transformed, which worked as a stepping stone for the success ahead। इसलिए कहा जाता है हार के आगे जीत है, लेकिन हर जन के लिए नहीं होता ऐसा। हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड का मैंने अर्थ बताया। कितने मोक्षार्थी मुझे फॉलो कर रहे हैं? आई जस्ट वांट टू सी। ओके। और ये निरंतर आजमाना पड़ता है, निरंतर लाइफ में। कई बार मैंने स्वयं ट्राई किया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, आई फेल्ड, मैं बीमार हो गया। 3-4 महीने के बाद अगेन आई ट्राइड, आई रिटर्न विथ अ फेलियर, बट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कम बैक इन द फील्ड अगेन। आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग एंड आई सक्सीडेड वन डे। वे कौन कौन से फ्रंट्स है ये मैं आपको कहना नहीं चाहता फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद आता है कि मैंने जब अध्ययन चालू किया था, और मूल ग्रंथों को पढ़ने की आदत मुझे पहले से ज़्यादा है। किसी का किसी में रस आता है, किसी का किसी में रस आता है। जिनवानी का रस तो पक्की बात है। मूल ग्रंथों को पढ़ते समय कई बार यह समस्या आती है, इसका अर्थ कैसे निकलेगा।
अर्थ कैसे निकलेगा? घंटों उस पर सोचने के बाद मुझे याद आता है, इसी विचार में, इसी उधेड़ बुन में, शयन का समय में मैं अपना सो गया। इसी विचार में रात भी निकलती रही। सुबह उठने के बाद भी यही सोचता रहा, 4-5 दिन यही सोचता रहा। 5 दिन के बाद फिर वो प्रकरण सामने लिया। आई रेड वंस मोर, अगेन सोचो उसमें कुछ नवीनता निकलती है क्या? अगेन आई फेल्ड। है ना? ऐसा कई दफे करते करते एक बार अचानक जब ग्रंथ सामने नहीं था, इट क्लिक टू मी कि इसका अर्थ ये है। मैं एक प्रसंग की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे सैकड़ों प्रसंग मेरे ज्ञान में है। मैं कभी कभी आपको बताता भी हूं। इसीलिए दांडी मार्च की पहली पहली कल्पना महात्मा गांधी जी को सपने में आई। केकुले's बेंजीन स्ट्रक्चर केकुले को सपने में आया पहले दिन। बोर्स मॉडल थ्योरी उनको सपने में आया। आई थिंक हु इज द मेकर ऑफ सिविंग मशीन, सिविंग नीडल, मुझे ख्याल में नहीं। आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम एच हॉर्स समथिंग। उन्होंने, आप समझ रहे बच्चों, सुई, सुई जिसे कहते हैं, सुई की खोज भी उन्होंने सपने में सोचा, दूसरे दिन इन्वेंट की। बट सपने में ये सब कुछ चीजें आती नहीं है। ये तो लगातार उसकी प्रोसेस चल रही है उनकी, यानी एक दिन वो सक्सीड हो जाते हैं। फेलियर्स भी है काफी सारे, जैसे एडिसन कहते हैं, आई डिडंट फेल फॉर 1800 टाइम्स, आई डिडंट फेल फॉर 9999 टाइम्स, बट इट वॉज दैट, वो मैं भूमिका बना रहा था 10,000वें स्टेप के लिए, और मैं सीख रहा था कि कितने एंगल से आदमी चूक सकता है। मतलब वो भी कुछ भी फेलियर नहीं हुआ करता यहां पर। दैट वाज आल्सो सक्सेस फॉर मी। हमारे ग्रंथ में ट्रायल एंड एरर किस तर्ज पर बताया है, मैं थोड़ा एक स्थूल उदाहरण से कहकर प्रारंभ करता हूं। जैसे शादीशुदा कोई व्यक्ति है, शादी करके पहले तो महासंकट से वो बच गया, इसीलिए उस प्रक्रिया को मंगल कार्य कहा जाता है लोक में। वेडिंग कार्ड पर क्या लिखा रहता है बच्चों? मंगल विवाह। वहां पर भी ऐसे ही लिखते होंगे गुजरात में भी, मंगल विवाह लिखा जाता है बच्चों। मंगल है भी, यू शुडंट डिनाई द फैक्ट। अब चरनानियों के साथ धोखाधड़ी मत करिए ऐसी। अपने अपने स्थान पर वो मंगल है, अपने अपने स्थान पर वो पत्नी उसके लिए लक्ष्मी है। हाउ कम इट्स मंगल? कितने अमंगलता का विच्छेद हो गया। एक शादी करने से हजारों लाखों करोड़ों संकट तुम्हारे टल गए। यू गॉट रेस्ट्रिक्टेड नाउ, यू गॉट कन्फाइंड नाउ। तुम्हारी बाउंड्री तय हो गई कि दिस इज योर बाउंड्री। इफ इट हैपन्स कि तुम्हें तुम्हारी दृष्टि बिगड़ जाए तो दिस इज योर बाउंड्री। वो लोकेट करके दिखा दे। इसके बाद एलओसी स्टार्ट्स, इसके बाद आंख उठाकर नहीं देखना है तुमको। चरणान योग हैज वर्कड इन ग्रेट डील, देयरफॉर विवाह जैसे कार्य को भी एक मंगल कार्य कहा जाता है। विवाह होना एक पहली स्टेप है जहां पर उसने यह आजमाया कि अनेक वस्तुओं को क्लासिफाई करके, छाट कर, मिनिमाइज करके, ही मिनिमाइज टू वन, एंड आज वह सुख की सांस ले पा रहा है। तो आपको यह एग्री करना चाहिए कि जहां पर मिनिमाइजेशन हुआ, जहां पर कन्फाइनमेंट आ गया, रेस्ट्रिक्शन आ गया, वहां पर वो बाल बाल बच गया। आगे हमारे ये ग्रंथ कहते हैं, शादी हुई व्हाट नेक्स्ट? तो कहते देयर आर इंटरमीडिएट पॉइंट्स वेयर यू शुड ट्राई फॉर इवन बेटरमेंट। विच आर दोज इंटरमीडिएट पॉइंट्स? अष्टमी, चौदस, दशलक्षण, अष्टानिक, वेर इन यू शुड ट्राई कि उसके बिना भी तुम काम निकाल सको। ये जो शादी तुमने की है, इट्स नॉट दैट कि ये सुख का साधन है, ऐसा इसके लिए नहीं है। ये इसलिए है, ये बाहर के सुख के साधन नहीं है। अभी इसकी डीलिंग स्टार्ट्स नाउ।
वैसे झगड़े वगड़े तो चलते ही रहते बीच बीच में। अभी इन डीलिंग्स के बीच में निरंतर इंटरमीडिएट पॉइंट्स अफिक्स्ड किए जाते हैं, जहां पर यह अभ्यास होता है कि मैं इसके बिना जी सकता हूं कि नहीं जी सकता हूं। एंड फाइनली एक दिन ब्रह्मचर्य अनुव्रत भी लेता है और कन्फाइनमेंट हो गई उसकी। आगे चलकर यही ब्रह्मचर्य अनुव्रत थोड़ा प्रोग्रेसिव रूप ले लेता है। आगे बोलिए, समवन स्पीकिंग। ब्रह्मचर्य प्रतिमा की ओर बढ़ता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा की ओर बढ़ता है, जो कि पहले मैं और पीछे चलता हूं, वो आगे बढ़कर छठवीं प्रतिमा तक आता है, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। वो सोचने लगता है, यू नो इट्स वेरी शेमफुल टू हैव एन इंटरकोर्स इन डे टाइम। यह बहुत शर्मनाक बात है कि दिन में ही हमें भोगना पड़ता है हमारी पत्नी को। डोंट टेक अदरवाइज, है ना मोक्षार्थियों। मैं साइंस बता रहा हूं, और साइंस जब बोलता हूं तो फिर उसके लिए ये सब फिजूल बातों को कोई अवसर नहीं है, क्योंकि दिन में ऐसा कार्य करने के लिए तुम्हें तजवीज भी करनी पड़ेगी कुछ, क्योंकि लोग भी रहेंगे वहां पर, माँ बाप भी है तुम्हारे घर पर, सास ससुर भी है तुम्हारे घर पर, भाई बंद भी है तुम्हारे। इसके बीच में तुम्हें कितनी तजवीज करनी पड़ेगी, एंड वो आकुलता के बिना हो नहीं सकती। तो इतनी तो आकुलता छोड़ दो यार। माना लीगली ऑथोराइज्ड है ये काम, दैट पर्सन इज ऑल्सो लीगली ऑथोराइज्ड, वो भोगने के लिए, वो भोगे जाने के लिए लीगल ऑथोराइजेशन है पंचों के बीच में। इवन देन व्हाई इट इज शेमफुल, क्योंकि यह भी एक तीव्र आसक्ति का प्रतीक हमारे ग्रंथों में कहा गया है। मैं अभी याद आएगा तो, लेकिन आपको भी बहुत या अध्ययन नहीं होगा तो मुश्किल पड़ेगी। जैसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार का एक छंद है, बहुत शानदार है, अभी मुझे वो कहना भी नहीं था एक्चुअली। अन्य विवाह करने नंग क्रीड़ा विटत विपुल त्रिषा इत्वरिका गमनम च स्मरस्य पंच व्यतिचारा। शानदार छंद होगा ये 58-59वां श्लोक, देख लेना चाहिए। क्या लिख रहे हैं वहां पर वे ये लिख रहे हैं कि जिन नियतांगों को भोगने से संतान उत्पत्ति होती है, दैट इज ओनली परमिटेबल टू यू। अरे मेरी पत्नी है भाई, मेरी वहां पर भी आचार्य ने यह कहा नहीं, दिस इज अति आसक्ति। अरे स्वविवाहिता, अब पढ़ लेना चाहिए पूरे प्रकरण। मैं तो ब्रह्मचर्य का प्रकरण उठाए तो मैं उसका एक्सकेवेट कर रहा हूं, थोड़ा कन्फाइनमेंट की बात कर रहा हूं, कैसे कन्फाइनमेंट होता जाता है। यदि मेरी विवाहिता पत्नी इज अंडर एज, इमैच्योर, जिसे अति बाला कहते हैं, हमारे ग्रंथों का पर्टिकुलर वर्ड क्या कहा, अति बाला। तत्वर सूत्र के भी अतिचारों का प्रसंग देख लेना चाहिए, रत्नकरण सावकाचार्य के भी अतिचारों का प्रसंग देख लेना चाहिए, आपको सब ख्याल में आएगा। व्हाट इज अति बाला? अति बाला मतलब ऑल्दो शी इज माई वाइफ, लीगल ऑथराइजेशन हो गया है, बट बाल विवाह की प्रथा थी, लेकिन अभी बुकिंग भर हुआ है, तुम अभी कहां गाड़ी में जाकर बैठ रहे हो, चलो उतर नीचे, तो कोई दूसरा बैठने वाला है कि नहीं गाड़ी की सफाई होनी है, अभी तुम नीचे आओ। तो तुम इम्पेशंस रखते हो, तो दैट इज ऑल्सो आसक्ति। अष्टमी 14 हो गए। आगे दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा में बोल दिया दिन में भोग नहीं होगा, कन्फाइनमेंट का और एक स्टेप आगे बढ़ गया। फिर आगे यदि दिन में रह सकते हो मतलब तुम रह सकते हो क्या कहा, तुम रह सकते हो, अंडरलाइन दीज वर्ड्स। किसी प्रसंग में रह सकते हो तो किसी प्रसंग में भी तुम रह सकते हो। वो तो पार्शियल आजमाइश है, हमारी आजमाइश टू अचीव द होल, दैट वाज जस्ट अ सैंपल। आगे चलकर वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा को अंगीकार करता है। अभी कन्फाइनमेंट का और कोई दायरा, और भी दायरा है, लेकिन अभी तो साथ में रह रहा है। देयर मे बी अ चांस ऑफ फेलियर,
वैसे मन वचन काय कृतकारिता अनुमोदन से इसे अतिचार नहीं लगते ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले को, ब्रह्मचर्य कंसर्न पर स्त्री संबंधी नहीं और स्वस्त्री संबंधी नहीं, बट देर इज अ चांस। उस चांस को भी अवॉइड करने के लिए ही मार्चेस स्टेप अहेड, विच इज दैट स्टेप। फिर वो आगे बढ़कर आरंभ त्याग प्रतिमा को लेकर परिग्रह त्याग प्रतिमा तक आकर खत्म होता है, रुकता है। फिर वो पत्नी को एक दिन बैठकर बोलता है, ये तुम्हारा पैसा, ये मेरा पैसा। अब इसके बाद पढ़ लेना चाहिए, मजा की बात है। प्रतिमा आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, नाइस नाइस। साइंटिफिक प्रोसेस, एक साइंटिफिक कैसे ग्रेजुअली छूटते जाते हैं, दैट इज एन आर्ट। मिनिमाइजेशन ऑफ नीड्स, दैट इज एन आर्ट। वो ये सोचता है, आज तक कुछ भी होता था, आज तक कभी इस पर सेकंड ओपिनियन नहीं हुआ, खर्चा कौन करेगा, तुम भी करोगी मैं भी करूंगा तो खर्चा तो हमारा ही जाएगा। लेकिन अभी ऐसी बात नहीं होगी। आरंभ त्याग प्रतिमा के बाद परिग्रह त्याग प्रतिमा में वेल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जब छूटना और अलग होना ही है तो कह दिया दिस इज फॉर यू। एंड उसके बाद सेकंड डे विभाजन होने के बाद कोई दिक्कत आ जाए पत्नी पर तो उसके पास पैसा नहीं है पत्नी को खर्च करने के लिए। अरे इतना निर्दयी, अरे दूसरों को देने लायक रखा कहाँ है अभी, इतना ही रखा है जिसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। इतना मतलब एक दो कपड़े, अब 10वीं प्रतिमा वाले का भी स्वरूप पढ़ेंगे आप, एक हाथ दो वस्त्र, एक हाथ बाल्टी मग्गा, बस इतना ही है उसके पास, ऐसा कुछ भी नहीं जो शेयर कर सकता है। तो एक दिन जाकर, ये तो घर में रहकर संपर्क था अभी पत्नी के साथ, लेकिन इस तरह का भी विभाजन हुआ, तुम्हारी समस्या है तुम्हारी, मेरी समस्या है मेरी। परमार्थ से तो ऐसा ही था, बट व्यवहार से विरोधी हिंसा है ना, विरोधी हिंसा। पत्नी पर कोई हाथ उठाए, पत्नी पर कोई अति प्रसंग बन जाए तो बीच में ढाल के रूप में खड़ा रह जाता था मैं। इसके बाद ऐसा नहीं होगा, ये अमानवता नहीं है हमारे, अति मानवता की ओर हमारा पहला कदम है ये। और हर चीज का ट्रायल पहले यहां होगा। उस पिच पर, उस मैदान पर खेलने के पहले गली मोहल्ले की ट्रेनिंग यू विल हैव टू एक्सपर्टाइज हियर फर्स्ट। जैसे जनरली उदाहरण दिया जाता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, कार ड्राइव करने के पहले रोड पर, पहले प्लेग्राउंड पर खूब ट्राई की जाती है, एंड रोड पर आने के बाद भी दैट्स नॉट विदाउट एल फॉर लाइफ, सेव योर सेल्फ, दैट्स योर जिम्मेदारी। समझ में आता है? मैं अनपढ़ गवार हूं, गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, ये घोषणा कर करके कह रहा है बाजू में हटो, बाजू में हटो। कोई एम्बुलेंस से कम नहीं है फिलहाल। अपनी जान प्यारी हो तो हट जाओ फटाफट यहां से, नहीं तो मुझे नहीं कहना। और ये लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, पहले कच्चा लाइसेंस मिलता है, कच्चा, और कच्चा लाइसेंस भी वैसे ही नहीं मिलता, कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है उसको, फिर कच्चा मिलता है। कच्चा के बाद तुम दुनिया के सामने इस प्रकार पेश मत आओ कि तुम ये सब जानते हो। तुम लर्निंग्स डालो तुम्हारे लाइसेंस, एंड आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड उस लाइसेंस को भी हटाया जाता है। गेटिंग लर्निंग लाइसेंस इज अ प्रोसेस कॉल्ड 10वीं 11वीं प्रतिमा। एक्टिविटी ऑन रोड ही है, लाइक अदर्स आर राइडिंग। मुनिराज के बराबर टक्कर के खड़े हैं जंगल में, बट अभी एक वेटिंग पीरियड है उनका, क्या मालूम क्या हो जाए, तो जिससे जिन शासन पर कलंक ना लग जाए। एनीवे, मैं तो मेरा नीड्स एंड लग्जरीज की तरफ आ जाता हूं। मुझे चरणान्योग का विषय अभी अभिष्ट नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस में आपको बता रहा हूं। कितने जन समझ रहे मोक्षार्थीगण? मुझे कुछ बच्चे मिसिंग है? नहीं, ठीक है। यह तो मैंने केवल स्त्री सेवन के संबंध में समझा है। लेट आई टेक अदर एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल्स के बहाने मैं आपको चरणान्योग का भी काफी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। जब समाधिस्थ हो जाता है कोई जीव, एक प्रोसेस बताइए है उसके समाधि के लिए। आई थिंक इट्स
श्लोक 127 128 ऑफ रत्नकरण शाखाचार्य, यू शुड रीड। बोल सकोगे? मैं एक छंद का स्टार्टिंग कर सकता हूँ। खरपान हापनाम अपी, आप उसको सर्च करके देख लेना, मूल ग्रंथ में जाकर मैंने इनिशियल बोल दिया। 127-28 श्लोक, वहां की विषय वस्तु में मैग्नीफाई कर रहा हूं, जो कहीं लिखी नहीं है किसी भी टीका में, आप यहां से रिफर कर सकते हो। क्या प्रोसेस होती है? लिसन। जब कोई समाधि ले लेता है तो वो ये सोचता है कि मुझे नियम संलेखना, यम संलेखना सब लेनी है, मैं प्रोसेस में हूं, तो मिनिमाइजेशन की ओर बढ़ता। ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी नहीं होता। चरणान योग की तरफ से देखिए तो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता कुछ भी। जैसे अभी प्रतिमा का देखा हमने, चलो प्रतिमा की अभी बाद ही बात छेड़ूंगा, अब समाधि की बात उठा रहा हूं मैं। तो समाधि के टाइम में पहले तो वो ये सोचता है अभी मैं किसका त्याग करूं, किसका नंबर लगाऊं। अभी वो तो सोच रहा है। अभक्ष्य वस्तुओं के त्याग का तो नंबर लगाने का काम नहीं, वो तो 8 साल में ही नंबर लग गया था, हमारे माँ बाप ने लगा दिया था। वी वर अनेबल टू रीच द विंडो, तो हमारे माँ बाप ने लेकर वो विंडो टिकट हमारे लिए ले लिया था। कौन सा? अभक्ष्य का त्याग। अभक्ष्य मतलब त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक, अनिष्टकारक। इसमें 22 अभक्ष्य भी शामिल समझना चाहिए। फॉर डिटेल्स अभी अभी हम 5 अभक्ष्य पर चर्चा काफी कर चुके हैं, उसे कोई रिफर कर सकता है इफ एनीवन विशेष। नाउ वो ये सोचता है कि इन चीजों का तो मैंने आजीवन त्याग किया है, बाजार वस्तु तो वैसे भी कभी नहीं खाई, घर में आए ही नहीं, ये सब चीजें जो दोषवर्धक है मैंने इनका सेवन किया नहीं। तो फिर अब क्या करें? वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? तो ही स्टार्ट्स विथ, ये सोचता है जो सब्जियां है, सब्जियां ना, लौकी, तोरई एटसेट्रा, उसका घात के बिना तो सब्जी बनती ही नहीं है। राइट बच्चों? जैसा कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, ककड़ी का इतना सा पीस है, उस ककड़ी के इतने से पीस में कितने जीव है बच्चों? संख्यात असंख्यात जीव राशि है ककड़ी के इतने से टुकड़े में। परिपक्व, आई एम टॉकिंग अबाउट परिपक्व। इसलिए अष्टमी 14 को उसका भी त्याग करते हैं हम। वो भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट है फॉर ट्रायल। यू कैन ट्राई, यू कैन। अभी पहले तो ये सोचता है जितने भी हरी चीजें उन सबको होल्ड पर कर दीजिए, सब्जियों का त्याग पहले कर देता है। वाई ही स्टार्ट्स विथ सब्जी? एज द नेम सेज, स अप जी। व्हाट इज स अप जी? स इज सहित, अप इज पानी, ज मतलब जन्मना, जो पानी से ही पैदा होती है स्पेशली। इसलिए सब्जी कंटेन्स सो मच वाटर इन इट। फ्रूट्स में इतना पानी नहीं हुआ करता जितना सब्जियों में, देयरफॉर इट्स कॉल्ड सब्जी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? एंड देयरफॉर दैट इज कॉल्ड फ्रूट, फल, फाइनल स्टेट। पहले सब्जी को छोड़ देता है। सी ग्रेजुअल प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, उसको भी छोड़कर फिर बढ़ता है फ्रूट्स की ओर। फ्रूट्स में थोड़ा कम पानी होने से, जैसे फॉर एग्जांपल तोरई, गिलकी, लौकी आदि, उसमें अभी 70-80% लाइफ थी। मैं थोड़ा परसेंटेज में बात करता हूं। तभी उसे प्लक किया गया और खाया गया। वो सोचता है नहीं, इतनी आसक्ति नहीं कर सकते हम, छोड़ दो इसको। फिर वो बाद में ये सोचता है फल, फल में अभी 30-40% लाइफ है, कंपेरेटिवली कम हिंसक है ये। अभी सोचता है आई शुड गिव अप दिस ऑल्सो। फलों को भी होल्ड कर देता है, एक प्रकार से सभी सचित वस्तुओं को वन आफ्टर द अदर। लेकिन मैंने क्रमिक चीज बताई आपको, पहले वेजिटेबल्स एंड देन फ्रूट्स। अब जितनी भी चीजें उसके ग्रहण करने में आती है वो सब अचित ग्रहण करने में आती है। आप नोट कर रहे हैं बच्चों? अब अचित में भी वो ये सोचता है
जितने भी ग्रेन पार्ट है, ग्रेन पार्ट, मूंग, चना एटसेट्रा। अब नाउ इट्स टाइम टू होल्ड दीज थिंग्स। बस हो गया। गेहूं, इट्स टाइम टू होल्ड गेहूं नाउ। दो अचित, राइस आई विल थिंक आफ्टरवर्ड्स। राइस को पीछे क्यों रखा रे? क्योंकि बाकी की चीजें बोने पर उगाती है। इस न्याय से अचित होने पर भी उन्हें कथनचित सचित कहा जाता है। तभी तो मुनिराज के भोजन में खड़ी चीज कोई आए तो अंतराय, क्योंकि दैट इज सचित फॉर देम। अभी देखो अपेक्षाएं कितनी बदल गई। वैसे तो अचित है वो, तभी तो अष्टमी चौदस को लेते हैं। बट इवन देन खड़ी चीज जिसमें उगने की सामर्थ्य हो, वो फिर भी सचित मानी जाएगी। फिर नंबर लगाता है चावल का। चावल जानते ना बच्चों, अपन चावल का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो बोने से उगता नहीं है, इसीलिए। तो वो कंपेरेटिवली वो अचित माना गया है। अब ये अचित का अर्थ समझने की बात है। फिर बाद में वो सोचता अब क्या करूं मैं? फिर वो सोचता है अभी दूध की बारी है। चावल में तो पहले कभी जीव था, आज अचित हुआ है। ऐसी चीज में ग्रहण ही क्यों करूं जिसमें पहले कभी जीव था? दूध एक ऐसी चीज है जिसमें ना ही पहले कभी जीव था और ना ही अभी जीव है। इसको ग्रहण कर लेता हूं मैं। अभी सोचता हूं इस दूध को भी पीछे रखो। छाछ की ओर बढ़ जाता है, जिसे हमारे ग्रंथों में खरपान कहा है, जिसे हमारे ग्रंथों में कांजी रस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो फिर बाद में इसे भी छोड़ देता है, चावल के पानी पर आकर रुकता है। फिर इसके बाद वो पानी पर ही आकर रुकता है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? दिस इज मिनिमाइजेशन ऑफ नीड। मैं तो साइंटिफिक प्रोसेस बता रहा हूं जो हमारे ग्रंथों में लिखी है। खोल मैं रहा हूं विस्तार से। प्रतिमाओं का यदि स्वरूप पढ़ते, प्रतिमाओं का, तो यू विल फाइंड देयर। प्रतिमाओं कितने जनों ने पढ़ा है प्रतिमाओं को? अच्छा, वेरी काउंटेबल। ठीक है, ठीक है। आई थिंक आप शास्त्री ग्रुप के ही हो सभी? हाँ, जो हाथ ऊपर कर रहे हैं। ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरी प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा है? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि व्रतों की ही भीड़ है। यहाँ पर 12 व्रत है, देयरफॉर व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में एक सामयिक व्रत भी है, यानी तीसरी प्रतिमा है जो सामयिक प्रतिमा है। सामयिक व्रत में वह अभ्यास करता है, सामयिक का कोशिश करता है अतिचार न लगे, बट न चाहते हुए भी कुछ कुछ होता रहता है। बट इस पॉइंट पर आने पर, तीसरी प्रतिमा में आने पर, चरणान योग ये कहता है तीसरे पॉइंट पर आने पर तीसरी प्रतिमा में अभी निरतिचार पलेगा। अध्यात्म ये कहता है जब निरतिचार पलेगा तब समझ लेना चाहिए वो तीसरे पॉइंट पर आया है। चरणान योग ये कहता है तीसरे पॉइंट पर आने के लिए ये करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? एंड सो ऑन, ये फंक्शन वर्क करता है। ऐसा ही आपको प्रोषद उपवास में समझ लेना चाहिए, जो दूसरी प्रतिमा में भी होता था एज अ पार्ट ऑफ व्रत। वही निरतिचार पालन होने लग जाए तो चौथी प्रतिमा कहलाएगा। तीसरी प्रतिमा में अनडाउटेडली प्रोषद उपवास में कुछ न कुछ शुद्धिकरण तो हुआ है। जो भोग परिमाण व्रत दूसरी प्रतिमा में होता तो वो क्रम से शुद्धि होते होते पांचवी प्रतिमा में सच्चित त्याग प्रतिमा नाम पाता है। धीरे धीरे और रोजाना वो कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करता रहता है। ये मैं आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए मिनिमाइजेशन ऑफ नीड्स कैसे हो सकता है वो बता रहा था। अब मैं थोड़ी बेसिक बात करता हूँ, जो आई थिंक आई हैव गॉट 6 to 7 मिनट्स वैसे लीगली जो मेरे हैं। देखिए, फूड क्लोथिंग शेल्टर की मैं बात करता हूँ। फॉर्चुनेटली, भाग्य से हमारे पास जो हमारे बहुत जरूरत की चीजें हैं, नीड्स, देयर एम्पल इन क्वांटिटी, सर्वत्र उपलब्ध है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या लगती है आपको जीने के लिए बच्चों? जल्दी बोलिए। पानी। जल ही जीवन है।
आपके उत्तर और भी होंगे, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा। अब नाउ फॉर्चुनेटली 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, वाटर में भी 97% इज ऑक्यूपाइड बाय ओशियंस। मतलब लगभग आप नदी वदी देख रहे, दैट इज नॉट कुछ, दैट इज नॉट अ पार्ट रियली। 2-3% है वो, केवल 2-3%। पानी के बिना जीवन नहीं है, एम्पल क्वांटिटी में हमारे पास उपलब्ध है। सेकंड, ऐसी कौन सी चीज है जो नीड के रूप में दर्ज की जा सकती है? हवा। आप कह रहे हो हवा, मतलब आई थिंक यू आर रिफरिंग टू ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन होता है बाबा? कुछ तो बोलना यार। हाँ, कैसे पास हो स्कूल के? आजकल व्हाट आई एम सीइंग नाउअडेज, बच्चे जो है वो स्कूल की पढ़ाई में भी दे आर लैकिंग बिहाइंड। उनको कोई अवान्तर नॉलेज भी नहीं है, धर्म का नॉलेज तो वैसे भी नहीं है। एनीवे, मैं कल विशेष बात करूंगा, आज मुझे विषय थोड़ा विषय ही आगे बढ़ाऊंगा मैं। हाँ, 20% ऑक्सीजन है, 21% कह रहे हैं, जो भी हो इनफ है 20%। अब हमें यह लगता है नहीं ज्यादा होता देखो प्रकृति कितने फेवर में है हमारी नीड के अनुरूप। अरे पूरा ऑक्सीजन ही होता तो मुश्किल क्या पड़ती जानते हैं आप? ये जो आग दिख रही ना आपको, जो गैस से चालू हुई है, मुश्किल पड़ जाती, उसको बुझाना भी आप नहीं समझते उसे। तो ये सब प्रकृति फ्रेंडली चल रहा है जो भी है। 80% लगभग आई कैन से व्हाट इज दैट? नाइट्रोजन। अभी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ दीजिए, सब बेवकूफी की बात है। नाइट्रोजन ये वर्क कैसे करता है? हाउ इज इट हेल्पफुल टू अस? चलो, हमें हवा के अलावा और क्या जरूरी है? पानी हो गया, हवा हो गया, और क्या जरूरी है? खाना पाना। खाना पाना मतलब प्लांटेशन। प्लांटेशन इज व्हाट आफ्टर ऑल? प्लांटेशन का मूल रॉ मटेरियल नाइट्रोजन। विदाउट नाइट्रोजन प्लांट्स डोंट वर्क। रेस्पिरेशन इज नॉट द ओनली प्रोसेस उनके न्यूट्रिशन आदि के लिए उन्हें नाइट्रोजन चाहिए। आपने पढ़ा होगा जो यूरिया वगैरह होता है फर्टिलाइजर के रूप में, उसमें क्या होता है पूरा? एनीवे, मैं ये कह रहा हूं कि प्रकृति में एम्पल क्वांटिटी में आप देखेंगे वह चीज है जो हमें बहुत, हम जिसकी बहुत नीड महसूस करते हैं। मतलब जीना इतना सरल है विथ नीड्स, ये कितना फ्रेंडली है। सेकेंडली, मान के चलो गरीब से गरीब आदमी है, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज वर्क करती है, हर टाइम बजट डिक्लेयर होता है। आप लोग पेस में होंगे, आई एम नॉट इन पेस, बट बजट जब भी डिक्लेयर होता है तो बजट में कुछ ना कुछ टैक्स की वृद्धि वगैरह एक आम बात है। लगभग आप देखेंगे टैक्स की वृद्धि अनडाउटेडली सबसे ज्यादा किस पर होती है? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अभी और देख लीजिए, लग्जरीज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो दीज आर नॉट लग्जरीज, ये कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है आपका। आप फिर से देखिए जरा, जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक नीड, उस पर कोई विशेष चार्ज कभी भी नहीं हुआ है। गेहूं का रेट तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही, शायद आगे भी उतना ही रहेगा। मतलब लगभग अपनी मर्यादा में। वो कोई सोने जैसा नहीं है, गोल्ड इतना तो और 5 साल में दुगना हो गया है यार ये तो रेट। ऐसा यू विल हार्डली फाइंड कि बेसिक नीड में ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, गेहूं चीज ऐसी है भी नहीं। गोल्ड को तो इन्वेस्टमेंट के रूप में लोग रख सकते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, बाप दादों के टाइम का गोल्ड अभी भी मिलता है। वैसे गेहूं का हो नहीं सकता, आप उसे प्रिजर्व कर नहीं सकते। 1 साल 2 साल, दैट इज द लिमिट, खत्म। यदि ये कोई टेक्निक होती कि उसे 10-20 साल टिकाया जाता तो कितनी मुश्किल पड़ती। जो अबंडेंट है प्रकृति में वो वही है जिसकी बहुत नीड हम समझते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, राशन वगैरह बनाती है, राशन कार्ड्स वगैरह जिनको एलिजिबल समझती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनको बांटती है। उनको भी क्या बांटती है? टीवी फ्रिज तो बांटती नहीं है उन्हें, जिसके बिना तुम्हारा लाइफ नहीं चल सकता। और उसमें भी 17 प्रकार की दालें भी नहीं देते हुए।
ऐसा भी नहीं होगा 2 किलो ज्वार लो, 2 किलो बाजरा लो, जो 2 किलो, ऐसा पूरा इतना सब थोड़ी करते रहते। तो आज भी गवर्नमेंट बेसिक नीड्स के रूप में पेश में है। कहने का इतना ही तात्पर्य है मेरा, बेसिक नीड के पीछे कोई भूखा तो नहीं मरता कभी भी। अब देखिए, और अनाथ आश्रम में जितने जन भूखे भर्ती होते हैं, अनाथ आश्रम में और क्या क्या होता होगा? मकान मिल गए आपको, कपड़े की व्यवस्था हम कर लेंगे, रोटी की व्यवस्था हम कर लेंगे। जो बेसिक नीड्स है बच्चों, कौन कौन से? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। उसके आप देख रहे होंगे भिखारी को भी जो आया है हमारे दरवाजे, अब ये कल्पना कभी की है टीवी दे दो साहब, फ्रिज दे दो? नो वन आस्क्स, नो वन आस्क्स। चलो मोबाइल ही दे दो। पागल हो गया क्या? पागल इसको कोई भीख में मांगता भी नहीं और देता भी नहीं है इसे। भीख जब भी दी जाती है वो फूड की दी जाती है, क्योंकि दैट इज अ नीड। वो तो भीख में भी मिलती है, रहन से भी मिलती है। एनीवे, रेवड़ी कल्चर में यही सब बांटा जाता है। टीवी फ्रिज तो बांटे नहीं जाते। और बहुत खुश हो गए तो भिखारी को कपड़े भी दिए जाते हैं। अब रहा बस उसका होमलेस रह गया, और यहाँ पर इतनी जगह है कहीं भी वो एडजस्ट हो जाता है। फुटपाथ है, 5 फ्लाईओवर से कहीं भी कुछ है उसको, मतलब अभी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। और उसको कोई बहुत निर्दयता से उठाता भी नहीं है। यदि उठाए भी गवर्नमेंट, तो पहले गवर्नमेंट और एक काम करता है, धारावी साफ करनी है। व्हाट शुड बी डन? पहले इतने एकड़ का प्रोजेक्ट वहां खड़ा कर दो। बीच में गवर्नमेंट कर रहा था, आप जानते हो ना इस बात को, घरकुल योजना। व्हाट डू यू कॉल? घर बांट रहे गवर्नमेंट। व्हाई? फूड, क्लोथिंग ठीक है, व्हाट अबाउट शेल्टर? मतलब इतना तो ध्यान गवर्नमेंट रख रही है आपका। जो नीड्स है, नीड्स के पीछे कभी कोई नहीं मर सकता, इतना मैंने कहने की अभी कोशिश की है। फिर ओम